नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी बागी विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। योगी कैबिनेट के 3 मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान समेत 11 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होंगे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता जो कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, उनकी नींद हराम हो गई है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अब साइकिल की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। अपनी बात रखें श्री धर्म सिंह सैनी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में जैसे एक बड़ी रैली हो गई। 3 बागी मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के अलावा 9 और विधायक अखिलेश यादव के साथ चले गए। जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। पिछड़ों, दलितों, नौजवानों और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाकर सरकार छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 बनाम 80 के मुकाबले को 15 बनाम 85 में बदल डाला। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगे ये झटके बदलती हवा का इशारा है, लेकिन बीजेपी भी कल को जवाबी झटके दे सकती है। अगर गैर यादव ओबीसी वोट ने वाकई बीजेपी से मुंह मोड़ा तो योगी की चुनौती कुछ और बड़ी हो जाएगी। लखनऊ से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवार की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बम मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरी मंडी खाली करा दी गई। एनएसजी और बम स्क्वाड ने पास में ही एक बड़ा गड्ढा करके कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए बम को नाकाम कर दिया। पूर्वी दिल्ली की एक फूल मंडी में धमाका, लेकिन ये कंट्रोल्ड धमाका था जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने किया। सुबह तकरीबन 9 बजे जब भीड़ भाड़ का वक्त होता है, वहां पर एक बैग मिला। पुलिस पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। दुकान पे सामान लेने आए थे कस्टमर। उसकी दुकान पे गाड़ी खड़ी करी उसने स्कूटी। उसकी स्कूटी पे कोई किसी ने बैग रख दिया। बैग रखने के बाद उसने सामान लिया। उसने कहा किसी ने बैग रखा है, उसने बैग एक साइड में रख दिया। तो किसी ने फिर फोन कर दिया पुलिस को। अच्छा, तो फिर पुलिस आ गई। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एनडीटीवी से कहा कि आईईडी एक बैग में रखा था जो कोई ग्राहक वहां छोड़कर गया था। बाद में एनएसजी ने 8 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें बम को नाकाम कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस था।
इसमें तकरीबन 3 किलो विस्फोटक था। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये नाइट्रेट और RDX का मिश्रण था। विस्फोटक के साथ टाइमर लगा था। बैग कौन रख कर गया, ये पता करने के लिए CCTV फुटेज की जांच हो रही है। गणतंत्र दिवस से महज कुछ दिन पहले दिल्ली की एक भीड़ भड़ाके वाली बाजार से एक बम का मिलना जितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, उतना ही चौंकाने वाला यह तथ्य भी है कि जिस जगह से इस बम को बरामद किया गया वो जगह दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है और ये उस समय पर हुआ है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नज़दीक है। कैमरा पर्सन राकेश सिंह और अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद देश में महंगाई का संकट बना हुआ है। शुक्रवार को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आंकड़े जारी कर कहा कि दिसंबर 2021 में देश में थोक महंगाई दर 13.56% के ऊंचे स्तर पर रही, जिसे रोजमर्रा की खरीदारी में बीते 2 महीनों से लोग महसूस कर रहे हैं, उसकी सरकार ने अब तस्दीक कर दी है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर 2020 में थोक महंगाई दर 1.95% थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 13.56% हो गई। नवंबर 2021 में थोक महंगाई दर 14.23% थी। पिछले 9 महीनों से थोक महंगाई दर लगातार दहाई में रही है। लेकिन इस आंकड़े में जब रोजमर्रा के सामान की महंगाई दर देखते हैं, तब इसकी असली चुभन सामने आती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान खाने के सामान की थोक महंगाई दर 9.56% रही, सब्जियों की थोक महंगाई दर 31.56%, तिलहन की थोक महंगाई दर 27.80%, LPG की थोक महंगाई दर 53.28%, पेट्रोल की थोक महंगाई दर 72.11% और डीजल की थोक महंगाई दर 68.05% रही। बुधवार को ही सांख्यिकी मंत्रालय ने खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.59% हो गई थी। यानी महंगाई के मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौती बड़ी हो रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। राहुल गांधी के साथ सभा करने का एक खूबसूरत फिलहाल खराब कर दिया है। हालांकि लोग हटे नहीं, ज्यादा आ रही हैं कि क्रिमेट करने में उनको मुश्किल हो रही है। और परसेप्शन के ऊपर लड़ा जाता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी फ्यूडल डेमोक्रेसी में, और वो ज्यादा बोल रहे हैं जो कुछ अननेचुरल डेथ के कारण होगी, क्योंकि यहाँ बहुत पतली पतली गलियां हैं और बिजली के मुद्दों को लेकर के आती हैं। अभी तक बीजेपी के पास से उठाया जा सकेगा। पिछले कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है, वाले समारोह में आपस में मारपीट हो गई। जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमीन। दरअसल लखनऊ एक एहसास भी है जिसे रूह से महसूस किया जा सकता है। फिलहाल कमाल खान को लखनऊ से इजाजत दीजिए। आदाब। 3 दशक से दिल छू लेने वाली खबरें करने वाले और समाज को अपने अनूठे ढंग से समझने समझाने वाले सबसे विशिष्ट और विश्वसनीय आवाजों में एक हमारे चहेते कमाल खान सर नहीं रहे। शुक्रवार सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका देहावसान हो गया। ये हम सब के लिए गहरे शोक की घड़ी है। सोने जैसी जिंदगी मिट्टी से जा मिली। 61 साल के कमाल खान के इस आखिरी सफर में सब ने याद किया। वो बिल्कुल आखिरी वक्त तक सक्रिय रहे। आधी रात के बाद मौत दबे पांव आई, दिल पर वार किया और कमाल खान को अपने साथ ले गई। हमेशा आपने सुना होगा, मैं कमाल खान राजेश गुप्ता कैमरामैन के साथ, बट आज सर नहीं रहे। हमेशा उनकी याद हमारे साथ रहेगी। मैं हमेशा उनको अपना बड़ा भाई समझता था। हमेशा रिस्पेक्ट से, हमेशा आदर से, सम्मान के साथ उनके साथ चलते थे। उन्होंने P2Cs को नए आयाम दिए। लोग इधर उधर कहते थे कि अरे उनका कमाल साहब का P2C जबरदस्त था। कोई छोटी छोटी बातों पे मतलब वो कहते थे कि शब्द तो वही हैं,
शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। गाली देने के लिए किसी को गाली शब्द यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे शब्दों को यूज करके भी उसको एहसास करा सकते हैं कि वो गलत है कहाँ पे। एक बार उन्होंने एक पिटूसी की थी, अयोध्या पे खबर कर रहे थे, वो गंगा जमुनी संस्कृति को लेकर थी कि कैसे अयोध्या में मंदिरों में जो देवताओं के फूल और कपड़े होते हैं वो मुस्लिम घरों से आते हैं। वो करते क्या हैं कि वो कहते हैं सारी स्टोरी कर लेने के बाद कि यहाँ से 100 मील दूर मगहर में वो कबीर सोया है जिसने 600 साल पहले कहा था। अचानक इस एक वक्तव्य से कमाल अपनी स्टोरी को 600 साल पीछे ले जाते हैं और बनारस से मगहर तक, अयोध्या से मगहर तक उसको बिखेर देते हैं। आज कमाल खान हमारे बीच नहीं है, हमें दुख है इस बात का। एक बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्हें हमने अचानक खो दिया। हम सब उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति पूरे परिवार को, उनके सहयोगी साथियों को दे। उनका बहुत बड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सभी को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। फिलहाल खराब कर दिया है। कमाल खान 3 दशक से ज्यादा समय पत्रकारिता में रहे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अमृत प्रभात, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण में बिल्कुल शुरुआती कामकाज के बाद एनडीटीवी उनका दफ्तर नहीं, घर हो गया। बेटे अमन और पत्रकार पत्नी रुचि कुमार के अलावा एक विस्तारित घर। 3 दशक से वो इस बड़े घर के सबसे सम्मानित सदस्यों में थे और उनकी पत्रकारिता हमेशा मशाल बनी रही, मिसाल बनी रही। नेताओं की अभद्र भाषा पर, गठजोड़ की सियासत की टेढ़ी चाल पर, नफरत और सियासत के खेल पर, अयोध्या पर न जाने कितनी उनकी रिपोर्ट्स हैं जो सबके लिए यादगार हैं। राम को लेकर राजनीति के दौर में उन्होंने राम का मर्म खोजा। बचपन में हमारे पड़ोस में अखंड रामायण होती थी, हम लोग भी उसमें शामिल होते थे और बीच बीच में संपुट लगाते थे कि मंगल भवन मंगल हारी दरवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस रामचरितमानस में हमें अभी तक जहाँ तक याद है, राम को केवल एक बार क्रोध आता था जब वो लंका जाते समय अपनी सेना को पार लगाने की समुद्र से विनती करते हैं और 3 दिन तक वो कोई जवाब नहीं देता तो राम क्रोधित होकर अग्निबाण से समुद्र को सुखाने की बात कहते हैं। पूरे रामचरितमानस में राम का सिर्फ यही रूप वीएचपी को पसंद आया है जिसका उसने ये कैलेंडर बनाया है। शायद कुछ स्वर्ण लहरियां बादलों तक पहुंची होंगी, शायद कुछ रागों ने उन्हें झिंझोड़ा होगा। कमाल खान के पास बहुत नफीस भाषा थी। सियासत से दूर जब वो इंसानी कदरों या कुदरत के खेल की बात करते थे तो उनका रंग कुछ अलग हो जाता था। पत्रकारिता की लगातार स्थूल होती भाषा के बीच उनकी शांत संयत आवाज़ एक अलग असर पैदा करती थी। हिंदी की टीवी पत्रकारिता की नौजवान पीढ़ियां उनसे काफ़ी कुछ सीख सकती थीं। वो होते तो कहते। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान सर का वाराणसी से भी बहुत गहरा नाता था। उनके ना रहने की खबर से हर कोई स्तब्ध था। शाम को वाराणसी के घाट पर पत्रकारों ने दिए जलाकर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। कमाल खान पत्रकारिता जगत का एक ऐसा नाम जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। आज हमारे जैसा पत्रकार जो कुछ भी बना है, जो वजूद में आया है, वो कमाल खान की देन है। कमाल एक ऐसे शख्सियत थे कि उनके शब्द हमारे अंदर कब जज्ब कर गए और कब
वो शब्द बन करके हमारे बाहर निकलने लगे और हम एक मुकम्मल पत्रकार की ओर आगे बढ़ गए, एक बनने लगे। ये हमें खुद नहीं पता चला। मुझे वो दिन याद है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, उसमें मुझे पहली बार चैनल पे फ़ोनो करना था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। कमाल ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें ही करना है फ़ोनो। मैं मनुहार करता रहा कि कमाल सर आप करिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज अगर तुम नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। कमाल ने मेरे साथ ही ये नहीं किया, मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के साथ किया। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने सहयोगी हैं, जो हमारे अपने रिपोर्टर हैं, हर ज़िले के रिपोर्टर हैं, उनके साथ वो यही करते थे। उन्हें सिखाते थे, बताते थे कि कैसे रिपोर्ट लिखनी है, किस तरीके से बाइट लॉक करना है, किस तरीके से जो है वो खबरों को करना है। एक एक शॉट वो समझाते थे। इसमें वो बहुत टाइम लेते थे, बहुत शिद्दत के साथ समझाते थे और कभी ऊबते नहीं थे। तो कमाल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बनारस से लगायत हर जगह लोग उन्हें शिद्दत से याद कर रहे हैं। बनारस की जो गंगा आरती है उन्हें बहुत प्रिय थी। आज वही गंगा आरती में लोग जो हैं, वहाँ के बनारस के पत्रकार और सब लोग उन्हें दियों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लिहाजा उनकी सीख को हम हमेशा संजोए रखेंगे और संजो करके उनकी जो विचार था, उनके जो पत्रकारिता की सीख थी, जो लाइन थी, उसे हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और यही शायद उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।